नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे, जहां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की गहमा गहमी एक बार फिर पूरे जोरों पर है। दरअसल जेएनयू छात्र संघ चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब सबकी निगाहें छात्र संघ चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस साल जेएनयू छात्र संघ चुनाव में पिछली बार के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत में कमी देखी गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि 5 सालों में इस साल सबसे कम वोटिंग हुई और इस बार कुल 20 उम्मीदवार चूंकि चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इन सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जेएनयू में छात्र सियासत का रंग बदलेगा? सवाल ये भी कि क्या लेफ्ट अपना गढ़ बचा पाएगा? एक सवाल ये भी कि क्या अब छात्र संघ चुनाव की ताकत कम हो गई है? आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं। परिचय उनका भी करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। जेएनयू-एसयू के मतदान के बाद मतगणना जारी है। जेएनयू-एसयू चुनाव के 6 नवंबर यानी गुरुवार को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनावी नतीजे आने से पहले छात्र संघ चुनाव में उतरी एबीवीपी, लेफ्ट विंग और एनएसयूआई के नेता अपनी अपनी जीत के बढ़ चढ़कर दावे कर रहे हैं। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट विंग और एबीवीपी में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। अगर जेएनयू छात्र संघ के पिछले नतीजों पर नजर दौड़ाई जाए तो अब तक छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट विंग का ही पलड़ा भारी रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एनएसयूआई और एबीवीपी जेएनयू की छात्र राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करने में सफल रही है। पिछले चुनावी परिणामों में उत्साहित एबीवीपी की कोशिश जेएनयू की छात्र सियासत के रंग को बदलने की है। अब एबीवीपी अपने मकसद में कामयाब होती है या फिर जेएनयू में लाल गढ़ बरकरार रहता है? अब देखना भी अपने आप में काफी दिलचस्प होगा। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो छात्र संघ चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें वोटिंग के बाद टिकी हुई हैं नतीजों पर। अब सबकी निगाहें छात्र संघ चुनाव के नतीजों पर है, लेकिन इस बार जिस तरह से नतीजे निकल कर के सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है, सबके मन में एक ही सवाल, क्या एक बार फिर से एबीवीपी का डंका बजेगा या फिर एक बार फिर से छात्र राजनीति के लिए, चूंकि ये बेहद अहम समय है, क्या एक बार फिर से लेफ्ट यूनिटी इस बार अपना कमान फिर से संभालती हुई नजर आएगी? क्योंकि वोटिंग प्रतिशत की अगर हम बात करें तो वोटिंग प्रतिशत में कमी आई है। जेएनयू में इस बार जो वोटिंग हुई है वो 67% हुई है। तो ऐसे में सवाल यही बना हुआ है कि जेएनयू में छात्र संघ की सियासत का रंग बदलता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा? नतीजे किसके पक्ष में होंगे, ये लगातार एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चुनावी बिगल तो चूंकि बच चुका है, लेकिन जिस तरह से 2024 के नतीजों का अगर हम जिक्र करें तो उस दौरान लेफ्ट यूनिटी के एआईएसए के नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद पर चुनाव जीता था और वहीं संयुक्त सचिव पद जीता था एबीवीपी के वैभव मीना ने। तो ऐसे में एबीवीपी के लिए भी ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, साथ ही साथ लेफ्ट यूनिटी के लिए भी ये चुनाव उतना ही अहम है। क्या वाकई एक बार फिर से लेफ्ट यूनिटी अपनी पकड़ को मजबूत करती हुई नजर आएगी या फिर एबीवीपी इस बार बाजी मार जाएगी? ये एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। कल चूंकि चुनावी नतीजे सामने आएंगे, ऐसे में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं छात्र संघ के चुनावी नतीजों को लेकर के। सबने जी तोड़ मेहनत की। चुनावी बिगुल जब बजा उस दौरान जमीनी मुद्दों को उठाया गया, छात्रों के मुद्दों को सामने रखा गया और कहीं ना कहीं जिस तरह से वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हुई, अब जो नतीजे सामने आएंगे निश्चित रूप से चौंकाने वाले जरूर हो सकते हैं, लेकिन जीत के दावे सभी दल अपने अपने कर रहे हैं। तो जिस तरह से छात्र संघ के चुनाव को लेकर के, चुनावी नतीजों को लेकर के गहमा गहमी देखने को मिल रही, चर्चा जोरों पर देखने को मिल रही है। ऐसे में इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ पैनल में कुछ गेस्ट जुड़ गए हैं। आपको परिचय करवा देती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ कामरेड मनमोहन, जो कि उम्मीदवार हैं संयुक्त सचिव पद के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मनमोहन जी। जिस तरह से चुनावी नतीजों का इंतजार किया जा रहा है, सबसे पहला सवाल कामरेड जी आपसे, क्योंकि जिस तरह से लेफ्ट यूनिटी के एआईएसए के नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद जीता था, पिछली बार लेफ्ट यूनिटी का दबदबा था, इस बार क्या लग रहा है, किसके पक्ष में नतीजे सामने आने की उम्मीद समझ में आ रही है? क्योंकि बहुत गहमा गहमी इस बार देखने को मिली है, वोटिंग प्रतिशत में भी कमी देखने को मिली। जो भी नतीजे आएंगे वो देखा जाएगा कि वो प्रगतिशील, वो लेफ्ट विचारधारा के साथ के ही नतीजे आएंगे। किसी तरीके से कोई भी उम्मीद नहीं है
कि इस बार बीजेपी या जो जो फांसीवादी विचारधारा है उसका जी। कोई भी पैनल में किसी भी पद पे आ पाएगा। ये नतीजे बिल्कुल साफ हैं कि नतीजे लेफ्ट के पक्ष में ही आएंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है। जेएनयू का पूरा माहौल वो दिखा रहा है। जेएनयू में जो पीछे माहौल रहा है और जिस तरह का एबीवीपी ने जेएनयू के अंदर जिस तरह के कृत्य किए हैं, जी। उससे बिल्कुल नतीजे साफ हैं कि स्टूडेंट्स का मन बिल्कुल क्लियर है कि दे वांट, उन्हें लेफ्ट की ही विचारधारा, उन्हें प्रगतिशील विचारधारा के साथ ही आना है। ठीक है, चुनावी नतीजे हालांकि किसके पक्ष में आएंगे ये तो कल समय, जब कल नतीजे सामने आएंगे तब स्पष्ट होगा। लेकिन हमारे बिल्कुल। साथ इस बीच मोहम्मद आसिफ भी जुड़े हुए, कांग्रेस के प्रवक्ता है। मोहम्मद जी, जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से लेफ्ट का डंका बजेगा, लेफ्ट यूनिटी का ही उम्मीदवार होगा जो विजय होगा, क्या लगता है? क्योंकि पिछली बार जिस तरह से एबीवीपी के वैभव मीणा ने संयुक्त पद सचिव पद जीता था, उसे एबीवीपी के लिए ऐतिहासिक बदलाव बताया गया था। क्या ये ऐतिहासिक बदलाव आगे भी आएगा या फिर एक बार फिर से लेफ्ट यूनिटी का ही दबदबा रहेगा? देखिए, जेएनयू के छात्र हिंदुस्तान के सबसे समझदार छात्रों में से छात्र गिने जाते हैं। जी। जहाँ की पढ़ाई के बाद में तमाम वहाँ के तो ऐसी विचारधारा को सत्ता में लेके नहीं आएंगे जो पिछली बार कुछ लोगों से गलतियां हुई। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, तब से जेएनयू किस तरीके से गुंडा एलिमेंट के रूप में बदला है एपीपी ने, सबको मालूम है। जी। किस तरीके से वहां पर एक स्टूडेंट नजीब आज तक लापता है, जिसके अंदर सीबीआई फेल हो गई। जी। वहां पे उसी संगठन का नाम आया, एपी संगठन का नाम आया। इनके कुछ छात्र जो उसको उससे नौकझोंक, उसके बाद से आज तक वो लापता है। तो ऐसी विचारधारा को हिंदुस्तान कहीं भी पसंद नहीं करेगा, ना जेएनयू के अंदर पसंद किया जाएगी। जी। आज जब रिजल्ट आएंगे आप देखिएगा, इस विचारधारा के खिलाफ लोग वोट डालेंगे। एक ऐसी विचारधारा जो जेएनयू के अंदर हमने कुछ वक्त के दौरान में देखी है, किस तरीके नकाबपोश गुंडे आते हैं, जिसके अंदर कुछ महिलाएं भी होती हैं, जी। नाकाम पढ़ने में नाकाम साबित होती है। उन्हें अरेस्ट करने में आज तक वो महिला, वो गुंडे लाठी डंडों से जो जेएनयू के छात्रों को पीट रहे थे, वो आज तक नहीं पता कहां है वो। जिस तरीके से वीसी साहब ने वह अपना एक छत्र राज चलाया भारतीय जनता पार्टी कहने के बाद, तमाम स्टूडेंट्स का किस तरीके का व्यवहार हुआ। जेएनयू ऐसी संस्था नहीं है। जेएनयू एक ऐसी संस्था है जहां से एक विचारधारा ऊपर के बाहर आती है, जो देश के अंदर बड़े बड़े पदों पे लोग जाते हैं और इस विचारधारा से अपनी बात को आमने सामने बैठ के, वाद विवाद हो सकता है किसी से किसी का, लेकिन एक टेबल पे बैठ के, आमने सामने बैठ के बात होती है। लेकिन जो आज की एपी है, जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, वो डंडे पे ज्यादा विश्वास करती है, गुंडागर्दी पे ज्यादा विश्वास करती है। तो मुझे नहीं लगता जेएनयू छात्र चुनाव रिजल्ट के अंदर आपको कहीं भी एपी नजर आएगी। अब ठीक है, यासिर जिलानी जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। यासिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ का साफ तौर पर कहना है कि राजनीति की दिशा में आगे बढ़ती हुई एबीवीपी नजर नहीं आएगी छात्र संघ के चुनाव में, लेकिन जिस तरह से पिछले बार के चुनाव का अगर जिक्र करें तो वैभव मीणा ने जो संयुक्त सचिव पद जीता था, उसे ऐतिहासिक बदलाव माना गया था और कहीं ना कहीं इसी विचारधारा की वापसी का कदम भरा जा रहा है। क्या इस बार फिर से एक बार ये ऐतिहासिक बदलाव संभावित मान के चलें? देखिए, पिछली बार ही नहीं, पहले भी जी। जेएनयू का कैंपस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रेसिडेंट को भी चुना है। वहां से प्रेसिडेंट ने भी जीत हासिल करी है। जी। और भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में जो वामपंथी विचारधारा है उसको लोग नकार रहे हैं। रक्त रंजित राजनीति और रक्त रंजित विचारधारा के लिए जो मशहूर विचारधारा है उसका नाम वामपंथी विचारधारा है। और वामपंथ के इतिहास में जब आप जाएंगे तो वहां पे सिर्फ एक दूसरे के लिए मारपीट, नफरत, एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके से उन्हें सेटल करके चीजों को खत्म करना, और इन सारी चीजों के साथ साथ आप जब एक कैंपस से निकलते हैं तो एक देश विरोधी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है वहां के दो स्टूडेंट, शर्जिल इमाम, वहां के उमर खालिद जैसे छात्र जो पिछले कई सालों से जेल में किस लिए बंद हैं। वो किसी स्वतंत्रता की लड़ाई में गए थे क्या? चिकन नेक की बात किसने करी थी, भारत को अलग करने की बात, और किस तरह के नारे उमर खालिद ने कैंपस में लगाए थे, वो कैंपस भूल नहीं सकता। और कैंपस में कुछ लोगों ने ये अड्डा बना लिया था कि हम एक ही विचारधारा के, और कौन सी जगह पे इस तरह की विचारधारा, मैं भारत की बात नहीं करता हूं, जो पुराने वामपंथी विचारधारा के जो गढ़ रहे हैं वो गढ़ भी खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि धारा को दुनिया में भी रिजेक्ट किया है लोगों ने, और भारत में तो ऑलमोस्ट भारत से लोगों ने बिल्कुल खत्म करने की ये जो
एक अपनी सोच बना ली है, और यकीनी तौर पे आप जब रिजल्ट आएगा जेएनयू का, तो बिल्कुल। आप देखेंगे कि वहां बिल्कुल राष्ट्रवाद नतीजों की विजय होगी, तस्वीर क्या होगी ये कल राष्ट्रवाद स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल नतीजों की तस्वीर क्या होगी ये कल स्पष्ट होगा। लेकिन मनमोहन जी, अगला सवाल आपसे ये है कि बेहद अहम सवाल, क्या छात्र संघ की ताकत में कमी हो रही है? ऐसा इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जेएनयू के अध्यक्ष के पास विश्वविद्यालय के उच्च स्तरीय एकेडमिक कमेटी की जो बैठक होती है उसमें शामिल होने की पहले शक्ति थी, लेकिन बाद में उस शक्ति को ले लिया गया। कहा यह भी जाता है कि ये जो बैठक होती है उसमें सिलेबस और यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं वो लिए जाते हैं। लेकिन अब जब ये शक्ति वापस ले ली गई है तो क्या इस ताकत में कमी निकल करके सामने आ रही है? देखिए, छात्रों की शक्ति के अंदर, छात्र संघ की शक्ति के अंदर जो ये कमी जो आज इसके आप बात कर रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन से लिया जाता है जी। कि जो जेएनयू की वाइस चांसलर है उन्होंने साफ तौर पे हर एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग के अंदर जब छात्र संघ ने पहुंच के घुसने की कोशिश की, एकेडमिक काउंसिल में जाने की कोशिश की, तब उन्हें साफ तौर पे मना कर दिया गया कि यहाँ पे आपकी कोई जगह नहीं है जी। लेकिन इसके खिलाफ आवाज भी उठाई गई, इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए और पुरजोर तरीके से होंगे और वो जगह हम हासिल करेंगे। लेकिन जानने की बात, जरूरी बात यह है कि वो जगह ली किसके द्वारा गई? ये उन वाइस चांसलर के द्वारा ली गई, ये उन वाइस चांसलर ने जेएनयू के एकेडमिक काउंसिल से जो अकादमिक जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उसको डिसाइड करता है, उससे छात्रों को बाहर करने की कोशिश वही एबीवीपी, वही आरएसएस, वही बीजेपी की विचारधारा ने किया है। आज जो वाइस चांसलर हैं वो साफ तो खुले तौर पे बोलती हैं कि मैं आरएसएस से जुड़ी हूं, मैं आरएसएस से ही हूं। वो खुले तौर पे छात्रों को, यहाँ के छात्रों को टर्माइट्स बोलती हैं, दीमक बोलती हैं। तो अभी पुणे की एक बुक लॉन्च में वो यहाँ के छात्रों को टर्माइट्स बोलती हैं। तो ऐसी विचारधारा जो लगातार कहती है कि जो छात्र हैं उनको अकादमिक डिसीजन से भी उनको बाहर कर दिया जाए, एकेडमिक डिसीजन से भी उन्हें बाहर कर दिया जाए, तो वो तो एक प्रूफ है कि जेएनयू की जनता जो है, जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं जो छात्रों को एकेडमिक प्रोसीजर से बाहर कर रहे हैं, जेएनयू की जनता जो है उन्हें जेएनयू एसयू से भी बाहर करेंगी। मैं एक बात और, जो बीजेपी के प्रवक्ता जो आपके साथ हैं जिन्होंने कही जो ब्लड शेड की राजनीति है, मेरे पास अभी ये किताब है, देखिए हम किताब पढ़ के बात करते हैं, हम ऐसी बरगलाने वाली बातें नहीं करते। नो आरएसएस किताब है शमसुल इस्लाम की, जिसमें एमएस गोलवालकर वी एंड आवर नेशनहुड में साफ साफ लिखते हैं कि हमारे आइडियल हिटलर हैं। जो हिटलर ने जर्मनी में किया वो हमें हिंदुस्तान को उससे सीखना चाहिए और वही हिंदुस्तान में करना चाहिए। साथ ही ब्लड शेड की राजनीति आप करते हैं, बरगलाने की राजनीति आप करते हैं, लोगों को दबाने की राजनीति आप करते हैं। जी जिलानी जी, जवाब। देखिए, मैंने तो वामपंथी विचारधारा का इतिहास बता दिया और ये कह रहे हैं कि वहां बीसी कहती हैं कि हम आरएसएस से हैं, भाजपा से हैं और उनको इस पे गर्व और गौरव महसूस होता है। तो इससे पहले के जो वीसी हुआ करते थे उन्हें बड़ा फक्र होता था कि वो वामपंथी विचारधारा के वीसी हैं। तो ये अब इनको अंदर से इतनी आग क्यों लग जाती है? ये विचारधारा का बदलाव का कालखंड है, इसको समझिए। लेकिन जिलानी जी, इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो वाइस चांसलर पद पे जो आरएसएस के या जो बीजेपी के वहां पे लोग बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष के पास जो ताकत होती है, जो शक्ति होती है, उसे छीनने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपके पास आऊंगी, इसका जवाब लूंगी। मोहम्मद आसिफ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं? मैं कहूंगा ये विचारधारा जो थोपी जा रही है हिंदुस्तान के ऊपर, तमाम संस्थाओं के ऊपर, आज वीसी साहब ने जो एकेडमिक से बाहर करने का यूनियन के अध्यक्ष को बाहर किया है, क्योंकि उनके पास अपना इतिहास तो है नहीं कुछ पढ़ाने के लिए आरएसएस वालों के पास में। जो इतिहास है उसको खत्म करेंगे, स्टूडेंट्स पावर को खत्म करेंगे, दूसरी विचारधारा को खत्म करेंगे। ये लड़ाई आज भारतीय जनता पार्टी और वीसी खुद जेएनयू के अंदर लड़ रही है, जिस तरीके से वहां के छात्रों को दीमक बता रही है। तो ये दीमक जो है ना, जो आरएसएस दीमक है, देश को किस तरीके से खोखला कर रही है मालूम है आपको? आज देश के हालात इस आरएसएस ने क्या कर दिए, इससे पूरा देश अछूता नहीं है। आज दुनिया में क्या चर्चा होती है हमें मालूम है। जिस ब्लड की बात कर रहे हैं, जिस हिटलर शाही की बात भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे करती है, वो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में और जेएनयू में नजर आई। मैंने आपसे पहले जन्म में कहा किस तरीके से नजीब आज तक लापता है। आरएसएस की विचारधारा से जुड़े लोगों की वजह से उसका एक झगड़ा होता है, उसके बाद से वो आज तक लापता है। क्यों लापता है? क्योंकि जो संस्थाएं वो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करी गई, क्योंकि उसकी हत्या हो चुकी है। आशंका यहां तक है कि उसकी हत्या हो चुकी है। हत्या में नाम उन्हीं लोगों का आएगा जिससे उसकी लड़ाई हुई थी। उनको बचाने के लिए जेएनयू के अंदर जिस तरीके पर चला जा रहा, वो देश के लिए अच्छा नहीं है।
जो विचारधारा देश के ऊपर थोपी जा रही है, इंस्टीट्यूशनों के ऊपर थोपी जा रही है, ठीक है मनमोहन जी, आपके पास आऊंगी। जिलानी जी सब वो कम शब्दों में अपनी बात रखिए। जिस तरह से दीमक बताया जा रहा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों को, छात्रों की बात को आगे कौन पहुंचाएगा, छात्रों की लड़ाई कौन लड़ेगा? बताइए, अब ये कांग्रेस के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, हास्यास्पद लगता है। 84 में हजारों सिख भाइयों को गले में टायर डाल के इसी दिल्ली के सड़कों पे जला के मार दिया गया बर्बरता से। और ये यासिर भाई जेएनयू पे आ जाइए, मैं जेएनयू की बात करूं, नजीब किसको बोल दीजिएगा अल्फाज। यासिर भाई जेएनयू पे आ जाइए, जेएनयू छात्र संघ चुनाव की बात चल रही है, जेएनयू की बात चल रही है, उसको आगे बात कीजिए ना। बताइए नजीब कहाँ है जो आपकी विचारधारा से जुड़े लोगों से उसकी नाइतफाकी होती है, उसके बाद में आशंका है उसकी हत्या हो गई है, उस पर आप आइए ना, उस पर नहीं बोलेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, क्योंकि आप पे जेएनयू के ऊपर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है यासिर भाई, नहीं बोल सकते नजीब पे अल्फाज। मनमोहन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मां का दर्द समझ नहीं सकते, उसकी मां किस तरीके से रो रोती रही, तमाम जगह शामिल धरने पर, लेकिन आज तक सरकार उसको इंसाफ नहीं दिला पाई। आसिफ जी आपके पास वापस आऊंगी। मनमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सीधी सी बात एक ही कहना चाह रहा हूं कि इस विचारधारा के सेंटर सरकार में आने के बाद में जेएनयू का जो इन्होंने हश्र किया है, उससे पता चलता है कि इनकी विचारधारा क्या है। 2014 के बाद में जेएनयू का लेबोरेटरीज का फंड, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का लेबोरेटरीज का फंड इस विचारधारा ने 90% तक काटा है, 92% काटा है। इस विचारधारा के आने के बाद में जेएनयू में फील्ड वर्क, जिसमें छात्र अपने क्लासेस से निकल के बाहर जाया करते थे, बाहर जो क्लास में पढ़ा है उसको बाहर देखते थे, समझते थे और फिर आके उसके ऊपर अध्ययन करते थे, उसको खत्म कर दिया गया है। जेएनयू के लगभग सेंटर्स में उस फील्ड वर्क को खत्म कर दिया गया है क्योंकि उसके लिए फंड नहीं है। जेएनयू के अंदर 40% एकेडमिक फंड काटा गया है। अब ये विचारधारा से आने वाले लोग बता दें कि आपको इस विचारधारा पे गर्व क्यों होता है। उस वाइस चांसलर को जो लगातार जेएनयू के अंदर एकेडमिक फंड काट रही है, लैब के फंड काट रही है, स्टूडेंट्स के ऊपर हॉस्टल की छतें गिर जाती है, तो क्या उस वाइस चांसलर को उस बात पे गर्व है? जी बताएं जरा। यासिर जी, अभी तक केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, अब दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार हो गई, लेकिन बावजूद इसके फंड में कटौती क्यों? सीधा सा सवाल। ये झूठ बोल रहे हैं, इनको कोई आइडिया नहीं है, और इनके पास अगर कोई एविडेंस है तो हमारे देश में जो अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है उसका सहारा लेके ये न्यायालय जा सकते हैं। इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, ये क्योंकि उस विचारधारा से आपने आप ये बोलते हैं कि आप यहाँ अन्याय करेंगे और फिर उसके खिलाफ न्यायालय जाया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या यहाँ पे स्टूडेंट की फेलोशिप बंद हुई है या नहीं हुई है? ऐसे वामपंथी विचारधारा की 20 किताबें दिखा देंगे जिन्होंने भारत के इतिहास में जवाब दीजिएगा साथी कि क्या फंड की कटौती हुई है, क्या यहाँ स्टूडेंट की फेलोशिप खत्म की गई है, क्या मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को खत्म किया गया है, क्या ट्राइबल फेलोशिप जो 160 करोड़ होती थी उसे 2 लाख तक कर दिया गया है, क्या लगातार अकादमिक जिलानी जी का साफ तौर पर कहना कि अगर कोई सबूत है तो कोर्ट का रुख किया जा सकता है। नहीं, तो फिर यहाँ बैठे अभी आपने कहा कि वहां पे छात्रों से एकेडमिक ब्लॉक में शामिल होने से उनकी सत्ता छीन ली गई, ये तो मैं नहीं कह रहा, ये आप ही ने बात रखी, ये कांग्रेस पार्टी ने रखी, ये सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। और भारतीय जनता पार्टी खासियत है, अपने आप को छुपाने के लिए कह देते हैं आप कोर्ट चले जाइए। हमारा काम है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर आपके सामने विपक्ष है, हमारी जनता की आवाज उठाना और बताना जनता को, आप देश को भड़काना नहीं सकते। आपने किस तरीके से कहा था उन्नाव के अंदर जो बलात्कार आपके भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने किया, लोगों कोर्ट जाके उसको सजा करानी पड़ी, जब जाके सीबीआई इंक्वायरी उस परिवार ने 5 लोगों की जान ले लिया आपके एमएलए ने। आप बात कर रहे हो सब चीज के ऊपर कोर्ट चले जाइए। आप किस लिए जनता ने चुना? इसलिए चुना आपको। आप मनमानी करते रहे, उस मनमानी के बाद में विपक्ष कोई आवाज उठाए, देश की जनता की कोई आवाज हो तो आप ये कहें आप कोर्ट चले जाएं। हम कुछ नहीं कर सकते, हर चीज के लिए न्यायालय जाया जाएगा। कोई सरकारी संस्थाएं तमाम खत्म हो चुकी है, कोई आरटीआई से जवाब पूछो वहां कहानी खत्म, आरटीआई जवाब नहीं देती, उसके अंदर आपने अपने आप को बचाने के लिए संशोधन किया, हर जगह तो अपने आप को बचाने के संशोधन कर रहे हैं आप जी, जिससे आपकी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा का जवाब ना दे सके संस्थाएं। जो आरटीआई कानून आया उस कानून के तहत तमाम देशवासियों को जानकारी मिलती थी, अब जानकारी सरकार छुपाती है। क्यों छुपाती है? कि सरकार गलत है, सरकार की सोच गलत है, सरकार की नीयत गलत है। इस नीयत से आज देश लड़ रहा है। देखिए ना, राहुल गांधी जी ने वोटों का डेटा दिया, ब्राजील से आके वो लोगों के जहां वोट हरियाणा में शामिल हो गए 22 इलेक्शन कमीशन को जवाब देने को राजी नहीं है। मुझे सब कुछ आपके पास सबूत है ना, सारे सबूत आपके पास है, आपको बार कोड दे दे, निकाल लीजिए इलेक्शन कमीशन, निकाल ले भारतीय जनता पार्टी, दे इलेक्शन कमीशन जवाब।
क्योंकि इलेक्शन कमीशन की शक्तियां तो आपने जिलानी जी, खत्म कर दी, जवाब वो कुछ दीजिए। भी गलत करे उस पर कोई जी। कानूनी वो बोलते कार्रवाई रहेंगे नहीं तो क्या होगी। जवाब ये दूंगा भारतीय मैं? जनता पार्टी कमाल की कर रहे हो, नीयत ऐसे थोड़ी। नीयत नहीं है, आसिफ सच है, बिल्कुल आसिफ यकीन जी, है। आसिफ जी, वो आसिफ भारतीय जी, जनता आसिफ पार्टी जी, आपके तमाम पास संस्थाओं को खत्म कर रही है। आसिफ जी, आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन उनको भी तो बोलने का मौका दीजिए। जिलानी जी, मैं एक ही मैंने बात बोलने के लिए कहूंगा, कब मना ये किया? जितनी यासिर भाई का बातें- यासिर भाई से कहा ना, नजीब की माँ का दर्द समझे और बताए उसके हत्यारे ठीक, कहाँ हैं, ठीक, जो ठीक है, आशंका ठीक है। जताई जा रही है ठीक है। आपकी विचारधारा के लोगों ने उसकी ठीक हत्या है। की है। उसकी माँ को इंसाफ नहीं दिलाएंगे आप? ठीक है। आप उसकी यासिर भाई उसकी माँ को इंसाफ नहीं दिलाएंगे आप यासिर जी, हत्यारों के साथ उसकी खड़े हैं क्या? अरे यार प्लीज उतने ही बात करो जितना बात सही लगता है, बिना मतलब के बात मत करो। अपनी बात पूरी ये डिबेट करिए। में मैं बैठो। गलत कह रहा हूं? मैं नाजिम की गलत हाँ बात गलत कही कह ना? रहे हो, बैठो। मैं नजीब की मेरा गलत ये बात कहना की। है कि ये जितनी बातें इन्होंने कही हैं उसके बाद भी भारत की जनता ने विश्वविद्यालय से लेके, राज्य से लेके और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है, जनता ने चुना है। जी, और ठीक है। आगे भी जनता चुनेगी, जी। क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं और हम लोग सच बोलते हैं। हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जी। जन सरोकार का काम अगर कोई एक जी, सरकार ठीक कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में कर रही है और ठीक है। राज्यों में कर रही है। और जो हम विश्वविद्यालय के अंदर जिस तरह से छात्र विंग हमारी आगे बढ़ी है जी। पिछले 15-20 सालों में, अगर जी। हमारा प्यार नहीं होता, हमसे लोग इंप्रेस नहीं होते, यूथ जी। हमारे साथ जुड़ता नहीं। जेनजी ने दो बड़ा एग्जाम्पल दिया, एक दिल्ली जी। यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जिता के जी। पिछले दिनों, और एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जेनजी जिसकी बात ये कर रहे ठीक थे, है। इनके नेता कह रहे थे, लेकिन इनके पिछली मुंह बार पे के अगर तमाचा छात्र मारा है। संघ चुनावी ये लोग नतीजों पर सिर्फ नजर झूठ डालें, बोलने जिलानी वाले जी, लोग हैं, इसलिए इन्हें बिल्कुल जिलानी जी, अगर पिछली बार के छात्र संघ चुनावी नतीजों पर नजर डाले तो लेफ्ट यूनिटी का दबदबा था, विजय वो हुई थी। अगर भरोसा है तो फिर लेफ्ट यूनिटी पर यह भरोसा क्यों? भरोसा इस बार देखिए बदलाव हो। जी। इस बार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जी। मैंने जो अब तक मुझे जो सूत्रों से खबर मिली है, और मैं भी जी। आता जाता रहता हूं कैंपस जी। में, जी। वहां पे जो मैंने माहौल देखा है, जी। उस माहौल में मुझे लगता है कि अब लोग खास करके वामपंथी विचारधारा ठीक से है। ऊब चुके हैं। ठीक है। इनकी कोई ऐसी इनके पास क्या है रोड मैप? वोटिंग प्रतिशत वामपंथी में कमी विचारधारा देखी का गई भारत है के लिए जिलानी क्या जी, है रोड वोटिंग मैप? प्रतिशत में भारत कमी के लिए हुई कोई है। रोड मैप नहीं है। जी बिल्कुल, वोटिंग मुझे बस प्रतिशत में एक- कमी हुई है। अमूमन कहा जाता है कि वोटिंग प्रतिशत में कमी तभी होती है जब जनता बदलाव के मूड में नहीं होती, छात्र बदलाव के मूड में नहीं होते। वोटिंग प्रतिशत में कमी है। लेफ्ट यूनिटी पिछली बार जीत चुकी है, क्या इस बार भी जिस तरह से आप बता रहे हैं बदलाव के मूड में, लेकिन वोटिंग प्रतिशत में जो कमी है वो कुछ और ही बयां कर रही है? जिलानी जी, एक से आप नहीं, मुझे भी ये बोलने तो का एक अभी आप जी मौका बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल, मनमोहन जी आपके पास आऊंगी। थोड़ा एक सा मिनट। समय जी। थोड़ा सा समय रह गया है। जी। और मुझे लगता है आज में या कल, मुझे नहीं जी। एग्जैक्टली पता है कि कल रिजल्ट आएगा या आज रात में आएगा। जी। हम इंतजार कर लें, फिर कल डिबेट करेंगे और जी। उसमें जो भी होगा ठीक है, एक्सेप्ट ठीक करते है। हैं हम लोग। मनमोहन उस जी, विचार वोटिंग का प्रतिशत में कमी की क्या मैं- मुख्य वजह? देखिए, वोटिंग प्रतिशत में कमी की आसीनता एक कुछ बहुत बड़ी वजहें चीज हैं। होती है। पहली वजह जो है, पहली जी। बात तो ये, जब बदलाव की बात कर रहे थे तो एक बार मैं जेएनयू में आए हुए बदलाव की बात कर देता जी, हूं। जी। जेएनयू में मेरे पास रिपोर्ट है, ये बोल रहे थे रिपोर्ट लेके आइए। जी। जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट है, जेएनयू द स्टेट ऑफ द यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर साफ साफ लिखा गया है 2021 के बाद में, जब से सीयूईटी सेंटर की सरकार ले आई है, जी। उसके बाद में एससी स्टूडेंट्स की संख्या जेएनयू में 24% घटी है, 26% एसटी स्टूडेंट्स की संख्या घटी है। जी। और जेएनयू जो जाना जाता था कि जहां पे जो महिलाएं हैं उनकी संख्या 50% से ज्यादा है, जी। उसको लगभग 40% ले आया गया है। जी। फेलोशिप्स, एमए, एनएफ और बहुत सारी फेलोशिप्स को खत्म कर दिया गया है। ये इनकी असलियत है। जी। दूसरी बात, वोट प्रतिशत में कमी का कारण बहुत सारे हैं। पहला जी। कारण दिवाली की छुट्टियां, उसके बाद में छठ पूजा की छुट्टियां, जी। वो एक बड़ा कारण है। वोटिंग प्रतिशत में थोड़ी कमी रही है। जी। और रही बात एबीवीपी के आने की या भारतीय जनता पार्टी के आने की, सीधी सी बात है कि ये सेंटर की यूनिवर्सिटी है। सेंटर की यूनिवर्सिटी पे स्टूडेंट्स पे, कमरे में सोए हुए स्टूडेंट्स के ऊपर छत गिर जाती है, जी। क्या इनको इस बात पे शर्म आती है? क्या लाइब्रेरी में छत गिर जाती है स्टूडेंट्स के ऊपर, क्या इस बात पे इन्हें शर्म आती है? क्या इन्हें इस बात पे शर्म आती है कि जेएनयू के बहुत से हॉस्टल्स के अंदर 24 घंटा पानी तक नहीं रहता, और जेएनयू देश की टॉप यूनिवर्सिटी है? बिल्कुल। क्या इनको इस बात पे शर्म आती है कि एकेडमिक जो ऑडिटोरियम्स हैं उनकी कुर्सियां टूटी हुई हैं, जी। क्लासरूम्स के अंदर पंखे तक सही नहीं ठीक। है? क्या इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिससे जी। जो है ठीक है। एबीवीपी के माई बाप जो ठीक है। बीजेपी है, आसिफ उनको जी, किसी भी आसिफ तरीके जी, से छात्र जी। चूज करेंगे? ठीक है आसिफ जी।
मैं तो कहूंगा इन्होंने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एपी चुनाव जीती और जीतने के बाद किस तरीके थप्पड़ कांड हुए, अध्यापक को चाटा मारा गया प्रिंसिपल के दिल्ली पुलिस के सामने जी, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ये विचारधारा आरएसएस की, ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अहिंसक विचारधारा, ये अहिंसक विचारधारा पूरे देश के ऊपर थोपी जा रही है, चाहे छात्रों या कहीं भी हो। और उसके बाद इनके नेताओं के ऊपर, इनके लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होती। ये सबसे बड़ी हिटलरशाही है इस देश में, सबूत है हिटलरशाही का। ठीक है, हिटलरशाही बीजेपी की जरूर बताई जा रही है, झगड़े करें उन्हें बचाया जाए, वही आज मौजूदा सरकार कर रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हिटलरशाही बताई जा रही है। हालांकि छात्रों का भरोसा किस पर है, क्योंकि जिस तरह से लंबे समय से लेफ्ट विंग अपना दबदबा बनाए हुए है, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है। साफ तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि बदलाव के मूड में है छात्र, लेकिन चुनावी नतीजे जब सामने आएंगे तब स्पष्ट होगा कि छात्रों के मन में क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छात्र संघ चुनाव में मतदान खत्म हो चुका है, सबको इंतजार है तो बस नतीजों का। कल का दिन जेएनयू की छात्र राजनीति के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है, लेकिन नतीजे किसके पक्ष में होंगे ये लगातार बड़ा सवाल बना हुआ है। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।